हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान के बाद अब तुर्की से सुरक्षा समझौते के बाद सऊदी अरब के अरामको पर टूट पड़े हूती विद्रोही। दोस्तों अब पता चलेगा इस पाकिस्तान तुर्की की असलियत। दोस्तों मक्का समझौते की आज है अग्नि परीक्षा। बताएंगे हूती ने सऊदी के अरामको पर किया अटैक, अब क्या तुर्की और पाकिस्तान मिलकर हूतियों पर करेंगे अटैक। बताएंगे सबसे बड़ी खबर। दोस्तों मचा हड़कंप तो वहीं पाकिस्तान के चरणों में नॉर्वे के विदेश मंत्री कश्मीर मुद्दा उठाया, साथ में ईरान का किया समर्थन, लेकिन पीओके पर साध ली चुप्पी। वहीं बताएंगे क्या फिर से भारतीय सेना में भर्ती होंगे नेपाली गोरखाज। अग्निवीर योजना के समर्थन में पोखरा में बहुत बड़ा प्रदर्शन। वहीं दोस्तों बीएनपी पार्टी ने किसको चुना राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, क्या जीत मानी जाएगी तय। वहीं आपको बताएंगे चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 50 हजार। सुनते ही क्या कहा अखिलेश यादव ने। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां सऊदी अरब ने जिस खतरे के डर से मक्का समझौता किया था वो खतरा अब कहर बनकर टूट पड़ा है। दोस्तों आज से पक्के दोस्त का दिखावा कर रहे पाकिस्तान तुर्की की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई है। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की रिफाइनरी पर एक बार फिर हूती विद्रोहियों का कहर टूटा है। यमन के ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने दक्षिणी सऊदी अरब के जीजान इलाके में मौजूद अरामको रिफाइनरी पर दो ड्रोन से सटीक हमला करने का दावा किया है। मक्का समझौते के बाद सऊदी अरब यह पहला अटैक है। ऐसे में दुनिया की नजरें पाकिस्तान और तुर्की की तरफ मुड़ गई हैं। दोस्तों यमन में बैठे ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर सऊदी अरब के दक्षिणी हिस्से में मौजूद अरामको रिफाइनरी को अपना निशाना बनाया है। हूती विद्रोहियों का दावा है कि यह हमला लगातार तीसरी बार किया गया है और यह बिल्कुल सटीक निशाने पर लगा है। इस हमले के बाद पूरे मरुस्थल में सन्नाटा है और सऊदी अरब का तेल नेटवर्क एक बार फिर भारी दबाव में आ गया है। इस हमले के बाद सऊदी के संकट मोचक बनने का दावा करने वाले पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों की असलियत सामने आने वाली है। वहीं ऐतिहासिक मक्का समझौते की भी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होने जा रही है। दोस्तों हूती विद्रोहियों की सैन्य विंग के हवाले से सबा एजेंसी ने रिपोर्ट किया है कि यह हमला कोई अचानक उठाया गया कदम नहीं है। हूतियों का आरोप है कि सऊदी अरब ने यमन के सादा और हज्जा प्रांतों में उनके एयर स्पेस का उल्लंघन किया और देश की संप्रभुता को चुनौती दी। हूती प्रवक्ताओं ने चेतावनी दी है कि वो यमन की सीमा पर होने वाले किसी भी हमले का करारा जवाब देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई भी आक्रामक कार्रवाई होती है तो उसका जवाब इसी तरह के मिसाइल और ड्रोन हमलों से दिया जाएगा। ऐसे में इस हमले के साथ ही ये लगभग साफ हो गया है कि यमन में पिछले कुछ सालों से चला आ रहा सीज फायर अब पूरे तरीके से खत्म हो चुका है। यमन के गृह युद्ध में एक तरफ सऊदी समर्थित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार थी तो दूसरी तरफ ईरान समर्थित हूती विद्रोही। दोनों पक्षों के बीच जारी सीज फायर पिछले महीने ही उस वक्त डगमगा गया था जब अमेरिका और ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों के बीच सीधी भिड़ंत बढ़ गई। हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी का ऐलान कर दिया और लाल सागर में सऊदी अरब के तेल टैंकरों पर हमले तेज कर दिए। जीजान रिफाइनरी पर हुआ ये नया हमला उसी कड़ी का हिस्सा है। दोस्तों पाकिस्तान हमेशा से खुद को रियाद का सबसे बड़ा रणनीतिक और सैन्य रक्षक बताता आया है। जब भी सऊदी अरब की सुरक्षा पर बात आती है तो इस्लामाबाद बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन जब ईरान समर्थित हूती विद्रोही सीधी चुनौती दे रहे हैं तब क्या पाकिस्तान अपनी सेना या रणनीतिक मदद सऊदी अरब के बचाव में भेजेगा या फिर वो ईरान के डर से पीछे हट जाएगा। इस हमले ने पाकिस्तान की कागजी बयानबाजी और जमीनी हकीकत का अंतर साफ कर दिया है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन खुद को मुस्लिम अहमियत का लीडर साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तुर्की के ड्रोन और सैन्य तकनीक की दुनिया भर में चर्चा होती है, लेकिन सऊदी अरामको पर हुए इस हमले के बाद तुर्की क्या रुख अपनाता है इस पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। तुर्की का ईरान के साथ भी कारोबारी रिश्ता है और सऊदी अरब के साथ भी वो संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है। अब तुर्की को चुनना होगा कि वो सऊदी के साथ खड़ा होता है या फिर खलीफा बनने का नाटक करता रहेगा। आपकी क्या है राय दोस्तों? क्या पाकिस्तान और तुर्की सच में सऊदी का साथ देंगे
अपने हथियार मुहैया कराएंगे और अरामको पर हुए इस हमले का हूती से ईरान से बदला लेंगे, या फिर ये दोनों देश अपनी औकात दिखा देंगे कि जो ये समझौता हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ कागजी समझौता है, उसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों? अवश्य कमेंट करके बताइएगा। इस मुद्दे पर आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी इस खबर को देख रहे हैं वो कमेंट में रिप्लाई अवश्य दीजिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान तुर्की वाकई में इसकी हेल्प करेंगे अब, या बिल्कुल भी नहीं? जवाब दीजिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट है। साथ में कि सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया तो इस लाइक के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां क्या ईरान के साथ खड़ा हुआ नॉर्वे? विदेश मंत्री ने कहा आत्मरक्षा का अधिकार, पाकिस्तान की मध्यस्थता का भी किया समर्थन। दोस्तों बता दें, नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे ने वैश्विक शांति को बढ़ावा देने और इस्लामाबाद में बातचीत आयोजित करने में पाकिस्तान की सक्रिय भूमिका की तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के प्रयासों को दुनिया के लिए एक बड़ी सेवा बताया। ईडे एक दशक बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाला नॉर्वे के पहले विदेश मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक कई अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की है। इस दौरान उन्होंने ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार का भी समर्थन किया। नॉर्वे अमेरिका का करीबी सहयोगी और नाटो सदस्य देश है। एस्पेन बार्थ ईडे ने इस्लामाबाद में एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि एक राष्ट्र के रूप में ईरान को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। साथ ही उन्होंने अमेरिका ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थ के तौर पर भूमिका का भी समर्थन किया। ईडे ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार के साथ बातचीत के दौरान द्विपक्षीय सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर चर्चा की। वहीं पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने एक बयान में बताया कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, जलवायु परिवर्तन, समुद्री मामलों और शिक्षा समेत विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की। बयान के मुताबिक दोनों पक्षों ने आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर भी विस्तार से चर्चा की। इशाक डार के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद मीडिया से बातचीत में ईडे ने कहा कि मैं इस युद्ध को समाप्त कराने के लिए पाकिस्तान के प्रयास को मजबूत समर्थन दोहराता हूं। उन्होंने आगे कहा कि कई मुद्दों पर नॉर्वे के ईरान के साथ घोर मतभेद हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में उन्हें भी आत्मरक्षा का अधिकार है। यानी कि दोस्तों नॉर्वे ने जम्मू कश्मीर का तो जिक्र किया, लेकिन असल मुद्दा पीओके पर चुप्पी साध ली। पीओके पर पी भी नहीं बोला नॉर्वे, जबकि भारत जो है वो जम्मू कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा मानता है। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान दौरे पर आए नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान सरकार के साथ जम्मू कश्मीर पर चर्चा की है, जो कि वाकई में चौंका देने वाली बात है भारत के लिए, क्योंकि इस मुद्दे पर किसी भी तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी को खारिज करता है अपना भारत। इस लिहाज से नॉर्वे के विदेश मंत्री का यह बयान काफी अहम है। एक दशक बाद पाकिस्तान दौरा करने वाले नॉर्वे के पहले विदेश मंत्री एंडे ने कहा कि उन्होंने कश्मीर से लेकर अफगानिस्तान तक के अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की, लेकिन गौर करने वाली बात यह रही कि पीओके पर चुप्पी साध ली। जिस मुद्दे पर बात करनी चाहिए थी उस मुद्दे पर तो चुप्पी साध ली इसने। पीओके में जहां पाकिस्तान की सेना कई दिनों से स्थानीय लोगों पर जुल्म ढा रही है, उन पर अत्याचार कर रही है, इन असल मुद्दों को छेड़ने का प्रयास भी नहीं किया दोस्तों इस नॉर्वे के विदेश मंत्री ने। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर अवश्य कमेंट करके बताइएगा, वही बता दें। क्या भारतीय सेना में भर्ती होंगे नेपाली गोरखास? अग्निवीर योजना के समर्थन में पोखरा में बहुत बड़ा प्रदर्शन। दोस्तों नेपाल के पश्चिमी शहर पोखरा में बुधवार को नेपाली युवाओं और भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों के परिवारों ने रैली निकालकर मांग की है कि नेपाली युवाओं को भारतीय सेना की अग्निवीर योजना के तहत अग्निवीर के रूप में भर्ती होने की अनुमति दी जाए। जी हां, भारतीय सेना में गोरखा भर्ती 2019 से रुकी हुई है। शुरुआत में यह प्रक्रिया कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हुई थी। इसके बाद भारत द्वारा 2022 में अग्निवीर योजना शुरू किए जाने के बाद नेपाल ने नेपाली युवाओं की भर्ती पर रोक लगा दी। दोस्तों अग्निवीर योजना के तहत भर्ती होने वाले जवानों में से अधिकतम 25% को 4 वर्ष की सेवा के बाद परमानेंट नियुक्ति दी जाती है। बाकी 75% जवानों के एक मुश्त राशि देकर सेवा से मुक्त कर दिया जाता है और उन्हें पेंशन या अन्य दीर्घकालिक सेवा लाभ भी नहीं मिलता। ऐसे में नेपाल सरकार का तर्क है कि ये योजना भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच 1947 में हुए त्रिपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, इसीलिए नेपाली युवाओं की भारतीय सेना में भर्ती रोक दी गई। दोस्तों नेपाल में रोजगार के सीमित अवसरों के कारण अभी कई युवा अग्निवीर योजना के तहत भारतीय सेना में शामिल होने के इच्छुक हैं। हालांकि नेपाल सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने की अनुमति नहीं दी है। ऐसे में इसी मांग को लेकर नेपाली युवाओं के एक समूह ने पश्चिमी नेपाल के प्रमुख पर्यटन शहर पोखरा में रैली निकाली और सरकार से अपना रुख बदलकर अग्निवीर योजना के तहत भर्ती की अनुमति देने की मांग कर डाली।
दोस्तों ये प्रदर्शन इंडियन एक्स सर्विसमैन गोरखा ब्रिगेड नेपाल के बैनर तले आयोजित किया गया था। इसमें पूर्व सैनिक, उनके परिवार के सदस्य और विदेशी सेनाओं में भर्ती के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके युवा शामिल हुए। ऐसे में अगर हम आपसे ये सवाल पूछे कि क्या भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती होनी चाहिए, क्या इनको भी शामिल कर लिया जाना चाहिए, जिससे कि नेपाल के साथ रोटी बेटी का भी संबंध आगे के लिए सिक्योर हो जाएगा, तो क्या दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे, क्या ऐसा होना चाहिए या फिर बिल्कुल भी नहीं? आप लोग भारी मात्रा में कमेंट करके बताइएगा। भारतीय होने के बावजूद दोस्तों अवश्य कमेंट कीजिएगा, वहीं आपको बता दें पीओके में चुनाव के बीच बड़ी हिंसा दोस्तों, उठा ले गए 8 पाकिस्तानी पुलिसकर्मी। अब तक 90 लोगों की मौत की खबर। जी हां, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बोले तो पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जारी जन आक्रोश अब बेकाबू और हिंसक होता दिख रहा है। फर्जी चुनावी प्रक्रिया का विरोध कर रहे ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के गुस्साए कार्यकर्ताओं ने चुनाव ड्यूटी में तैनात नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस के कम से कम 8 जवानों को अगवा कर लिया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक पीओके पुलिस के प्रवक्ता खवार अली शौकत ने एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घटना को कंफर्म किया और अगवा किए गए जवानों की तस्वीरें भी जारी की हैं। पीओके पुलिस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जाख के कब्जे में मौजूद जवानों के साथ मारपीट और क्रूरता की जा रही है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों ने जवानों के परिवारों को भी धमकी दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे जवानों को मार डालेंगे। पुलिस ने जाख को कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि राज्य कमजोर नहीं है और अगर जवानों को कोई नुकसान पहुंचाया गया या उनकी रिहाई में बाधा डाली गई तो सरकार और सेना बिना किसी ढील के सख्त कार्रवाई करेगी। वहीं दोस्तों पाकिस्तान के ग्वादर में भी मचा बवाल, बलूचों ने दौड़ाया तो भाग खड़ी हुई पाकिस्तानी सेना। जी हां, पाकिस्तान के ग्वादर में बलूचों के डर से पाकिस्तानी सेना को भागना पड़ा है। ये सैनिक ग्वादर में विरोध प्रदर्शन करने बलूच लोगों को खदेड़ने के लिए तैनात हुए थे। हालांकि बलूचों के भारी प्रतिरोध को देखते हुए उन्हें मोर्चा छोड़कर पीछे हटना पड़ा। इस घटना का एक वीडियो भी शेयर किया जा रहा है जिसमें बलूचों की भारी भीड़ को आता देख पाकिस्तानी सैनिक ट्रकों में सवार होकर भागते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को विदेश में बैठे बलूच विद्रोहियों के नेता मीर यार बलूच ने शेयर किया है। वायरल वीडियो में बलूचों की भारी भीड़ को पाकिस्तानी सेना की ट्रकों की ओर दौड़ते हुए देखा जा सकता है। इतनी बड़ी भीड़ को आता देख पाकिस्तानी सैनिक ट्रकों पर सवार होकर भागते दिखाई देते हैं। ये पता नहीं चल सका है कि वीडियो कब का है। हालांकि मीर यार बलूच ने दावा किया है कि इसे बलूचिस्तान के ग्वादर में रिकॉर्ड किया गया है। जैसा कि आप मीर यार बलूच का ये ट्वीट देख पा रहे होंगे जिसमें उन्होंने लिखा है कि दिस इज ग्वादर सिटी ऑफ द रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान 14 अगस्त ब्लैक डे। बाकी आप पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों, बलूच प्रदर्शनकारी लंबे समय से ग्वादर में चीन के कब्जे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका दावा है कि पाकिस्तान ने ग्वादर का बड़ा हिस्सा चीन के हाथों बेच दिया है। उन्हें इस इलाके में जाने की अनुमति नहीं है। इतना ही नहीं, ग्वादर के बंदरगाह और समंदर में उन्हें मछलियां पकड़ने से रोका जा रहा है। उनका ये भी दावा है कि चीनी ट्रेलर इस इलाके में बड़े पैमाने पर मछलियां पकड़ रहे हैं और उन्हें बाहर लेकर जा रहे हैं। क्या इस पर आपकी राय दोस्तों, वहीं आपको बता दें बांग्लादेश की सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बोले तो बीएनपी ने लंबे समय तक पार्टी महासचिव रहे एवं पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के करीबी सहयोगी मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर को बृहस्पतिवार को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया। बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव 20 अगस्त को होना है। अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी सहयोगी मोहम्मद शहाबुद्दीन के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही स्वास्थ्य कारणों से पिछले महीने पद से इस्तीफा देने के बाद यह चुनाव कराने की आवश्यकता पड़ी है। दोस्तों बीएनपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बृहस्पतिवार को पार्टी की स्थायी समिति की बैठक में आलमगीर को पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया, जिससे उनके अगले राष्ट्राध्यक्ष चुने जाने का रास्ता साफ हो गया। बीएनपी के वरिष्ठ संयुक्त महासचिव रुहुल कबीर रिजवी ने बताया कि आलमगीर ने राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने के बाद महासचिव और पार्टी में नीतिगत निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था स्थायी समिति से इस्तीफा दे दिया है। रिजवी ने कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की ओर से पार्टी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए हैं। बांग्लादेश के मुख्य विपक्षी दल जमात इस्लामी ने भी अपने गठबंधन सहयोगी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एलडीपी के अध्यक्ष और सेवानिवृत्त कर्नल ओली अहमद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। अहमद निर्वाचन आयोग में अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। वहीं बता दें, क्या शेख हसीना सुरक्षित बांग्लादेश लौटेंगी? क्या उनकी मौत की सजा पर लगेगी रोक? भारत अमेरिका में डील का बड़ा दावा क्या है? जानकारी चौंकाने वाली खबर बता दें।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में अपने देश वापस लौटने को तैयार हैं। इस बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और अमेरिका के बीच शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को लेकर एक कूटनीतिक सहमति बनी है। इसमें उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने और उनकी मौत की सजा व अन्य सजाओं पर कम से कम 1 साल के लिए रोक लगाने की बात शामिल है। ये जानकारी नॉर्थ ईस्ट न्यूज ने बांग्लादेश के कूटनीतिक सूत्रों के हवाले से दी है। हालांकि इसको लेकर भारत या अमेरिका की ओर से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 हफ्तों में अमेरिका और भारत के अधिकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान समेत शीर्ष अधिकारियों को इस सहमति के बारे में जानकारी दी है। इसके साथ ही दोनों देशों ने बांग्लादेश से सहयोग भी मांगा है। रिपोर्ट के मुताबिक हसीना की वापसी के लिए एक संभावित रूपरेखा पर 10 और 11 अगस्त को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जी और दक्षिण व मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर के बीच हुई बैठकों के साथ साथ अन्य कूटनीतिक संपर्कों के जरिए चर्चा की गई थी। इसमें बताया गया कि इस बातचीत का मकसद एक ऐसा फार्मूला खोजना रहा है जिसके तहत शेख हसीना को पूर्व प्रधानमंत्री का रुतबा हासिल हो और साथ में सुरक्षा भी बनी रहे। इसके साथ ही उनकी बांग्लादेश वापसी भी आसान हो सके। हालांकि अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर लगी रोक को हटाने का मुद्दा अभी तक हल नहीं हो सका है। जी हाँ, रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका ने एक बार फिर क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों को भारत की नजर से देखना शुरू कर दिया है। इसमें यह भी दावा किया गया है कि वॉशिंगटन और नई दिल्ली की कूटनीतिक मध्यस्थता ने सत्ताधारी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और प्रतिबंधित अवामी लीग को सुलह की प्रक्रिया में शामिल किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका ने बांग्लादेश में अलोकतांत्रिक ताकतों की मौजूदगी को अपनी व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा रणनीति के लिए संभावित खतरे के तौर पर पहचाना है। यानी कि दोस्तों, दोनों ये देश अब शेख हसीना की सुरक्षित बांग्लादेश वापसी और उनकी फांसी की सजा को टालने के लिए बांग्लादेश पर लगातार दबाव बना रहे हैं। अब ऐसे में माना यह जा रहा है कि शेख हसीना की बांग्लादेश में सुरक्षित वापसी हो सकती है दोस्तों, और मौत की सजा पर भी कहीं ना कहीं रोक लगाई जा सकेगी। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, बांग्लादेश के PM तारिक रहमान के राज में दोस्तों भयानक बिजली संकट भी देखने को मिला है, जहां पर अब नए नियम लागू किए गए, जहां पर बांग्लादेश में रात 8 बजे बंद करने होंगे सारे मॉल, मार्केट्स, बिलबोर्ड हुए स्विच ऑफ। जी हां दोस्तों, जब भी बिजली जाती है बांग्लादेश के पबना में अब्दुल सलाम की वर्कशॉप में लेथ मशीनें रुक जाती हैं। धमराई में रेज बिन हाफिज की छोटी जूता फैक्ट्री में भी काम करने वालों को काम रोकना पड़ता है और बिजली आने का घंटों इंतजार करना पड़ता है। केरानीगंज में अबुल कासिम की इंजीनियरिंग यूनिट में प्रोडक्शन रुक जाती है। मजदूरों को गर्मी से जूझना पड़ता है, वो अलग। जी हाँ, पूरे बांग्लादेश में बिजली कटौती को लेकर अभी कोई नियम नहीं है। सुबह, दोपहर या रात कब बिजली चली जाए कोई जानकारी नहीं है। अगर 1 घंटे बिजली आती है तो अगले 1.5 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे तक बिजली नहीं आती। कुल मिलाकर 24 घंटे में कई बार बिजलियों की कटौती होती है। 16 घंटे तक बिजली नहीं आती। ऐसे में बिजली की कटौती के बीच सरकार ने नए नियम लागू कर दिए हैं और देश भर में दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल रात 8 बजे तक ही खुले रहेंगे। ऐसा बिजली की किल्लत को लेकर किया जा रहा है। अब बांग्लादेश में दुकानें सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ही खुलेंगे। तो ये स्थिति है दोस्तों बांग्लादेश की। एक चीज तो है कि जो भी देश भारत को आंखें दिखाता है या भारत से पंगा लेता है उसकी हालत खराब होती ही होती है। जैसे आप पाकिस्तान को देख लीजिए। फिलहाल दोस्तों बांग्लादेश में बिजली की किल्लत क्यों हुई आपको बता दें। ईरान अमेरिका युद्ध के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लगभग बंद पड़ा है। हॉर्मुज वही रास्ता है जहां से होकर अरब देशों से प्राकृतिक गैस बांग्लादेश आती है। इसी गैस से बांग्लादेश बिजली बनाता है, लेकिन गैस की सप्लाई ना मिल पाने की वजह से बांग्लादेश में बिजली की भारी किल्लत हो गई। अब ऐसे में देखना होगा क्या भारत मदद करेगा बांग्लादेश की। ये देखने वाली बात रहेगी। आप लोग क्या जवाब देंगे इस सवाल का दोस्तों, कमेंट करके बताएगा क्या भारत को हेल्प करनी चाहिए कि नहीं। तो वहीं आपको बताते हैं व्लादिमीर पुतिन पहुंचे वहां जहां जापान के दावे वाले कुरिल द्वीप है मौजूद। जी हां, टोक्यो ने जताया विरोध, फिर गरमाया पुराना विवाद। क्या है जानकारी बता दें। क्या तीसरे विश्व युद्ध की आग को भड़का रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। आखिर क्यों पहली बार 700 किलोमीटर दूर जापान के दावे वाले आइलैंड पर पहुंचे हैं, क्या है उनका मकसद। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को कुरिल द्वीप समूह के इटू रूप द्वीप का दौरा किया। यह जापान के दावे वाला क्षेत्र है और पुतिन की यहाँ पहली यात्रा है। दौरे के बाद जापान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और द्वीप को अपना अभिन्न क्षेत्र बताया। वहीं पुतिन ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों में दर्ज वास्तविकता बताया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रशांत महासागर में स्थित कुरिल द्वीप समूह के दक्षिणी हिस्से में आने वाले इटू रूप द्वीप का दौरा किया। ये रशिया के नियंत्रण में है, लेकिन जापान इन द्वीपों पर अपना क्षेत्रीय दावा करता है। पुतिन ने इटू रूप में एक मछली संयंत्र, अस्पताल और स्कूल का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से संक्षिप्त बातचीत भी की और रशिया के सखालिन क्षेत्र के गवर्नर
गवर्नर वालेरी लिमारेंको से मुलाकात की। जापान के विदेश मंत्री तोमित्सु मोतेगी ने पुतिन के इटुरूप दौरे का कड़ा विरोध किया। जापान इस द्वीप को एटू रोफू कहता है। मोतेगी ने कहा कि जापान इन द्वीपों पर ऐतिहासिक और अंतर्राष्ट्रीय कानून के नजरिए से अपने अधिकार का दावा करता है। जापान ने इससे पहले 2021 में भी रशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन के इटुरूप दौरे का विरोध जताया था। दोस्तों, राष्ट्रपति पुतिन का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि रशिया और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक औपचारिक शांति संधि नहीं की है और इस विवाद को इसकी बड़ी वजह मानी जा रही है। पुतिन के इटुरूप पहुंचने पर जापान ने तुरंत अपना विरोध दर्ज कराया। जापान के विदेश मंत्री तोमित्सु मोतेगी ने इसको जापान का भी हिस्सा बता दिया। वहीं बता दें, जेनजीज आंदोलन में जिन्हें पीटा गया नेपाल लौटे वही नेता क्या बालेंद्र शाह के लिए होने वाली है बड़ी मुसीबत। दोस्तों, बता दें, नेपाल को जेनजीज आंदोलन के जख्मों से उबरने में काफी वक्त लगेगा, लेकिन नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के लिए इन पुराने जख्मों को भूल पाना शायद कभी मुमकिन ना हो। इसके बावजूद वो अपने जख्मों पर मरहम लगाने आखिरकार वापस देश लौट आए हैं। पिछले साल सितंबर में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान भीड़ के हाथों हिंसा का शिकार होने के करीब 6 महीने बाद नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने फिर से अपनी सरजमी पर कदम रखा है। इसके साथ ही वो नेपाल के नए नवेले प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के लिए 3 बड़ी मुसीबतें लेकर आए हैं। दोस्तों, नेपाल की राजनीति में पिछले कुछ महीने से जिस तरह की उठापटक और ड्रामे से भरे रहे हैं उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि काठमांडू का सियासी तापमान हमेशा हाई रहता है, लेकिन अब इसमें एक नया और बड़ा मोड़ आ गया है। लगभग 6 महीने तक इलाज कराने के बाद लौटे देउबा का उनकी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि जिस नेपाल में वो लौटे हैं वहाँ का राजनीतिक माहौल अब पूरी तरीके से बदल चुका है। वैसे बालेंद्र शाह के लिए देउबा की वापसी से जुड़ी 3 बड़ी मुसीबतें क्या है आपको बता दें। पहला है युवा वोट बैंक और पुरानी बनाम नई सोच की जंग। दोस्तों, बालेंद्र शाह की पूरी राजनीतिक ताकत उन युवाओं और जेनजीज पर टिकी है जो देउबा, ओली और प्रचंड जैसे पुराने दिग्गजों से तंग आ चुके थे। अब देउबा की वापसी के बाद नेपाली कांग्रेस अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगी। वहीं दूसरी मुसीबत संसद और सरकार चलाने में नई अड़चनें। जी हां, प्रधानमंत्री के रूप में बालेंद्र शाह को अपनी बड़ी योजनाओं, नए कानूनों और देश के बजट को संसद से पास कराने के लिए नेपाली कांग्रेस जैसी पुरानी और बड़ी पार्टियों के समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। देउबा की वापसी के बाद नेपाली कांग्रेस के सांसद और नेता अब संसद में पहले से ज्यादा आक्रामक और मुखर होंगे। अगर देउबा के इशारे पर विपक्षी पार्टियां संसद में आक्रामक रुख अपनाती हैं तो पीएम बालेंद्र शाह के लिए अपने कड़े प्रशासनिक फैसले लागू करना और सरकार चलाना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। वहीं तीसरी मुसीबत राष्ट्रीय राजनीति और जमीनी संगठन की चुनौती। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपकी क्या इस पर निजी राय? पुरानी सोच वर्सेस जेनजीज बताना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, जानकारी ये भी है कि जिसके दम पर नेपाल कर रहा था भारतीय जमीन पर दावा, आखिरकार नहीं ढूंढ पा रहा उसी 210 साल पुरानी संधि के कागज। दोस्तों, भारत नेपाल सीमा विवाद पर हुए ताजा खुलासे से नेपाल के ऐतिहासिक दावों को बड़ा झटका लगा है। भारत और नेपाल के बीच लिबुले, काला पानी और लिम्पियाधुरा को लेकर चल रहे सीमा विवाद के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है। जिस ऐतिहासिक सुगौली संधि के दम पर नेपाल इन इलाकों को अपना बताता रहा है, उसी 210 साल पुरानी संधि के मूल दस्तावेज नेपाल सरकार के पास से गायब हैं। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने संसद में माना कि सरकार के पास इस बात की कोई पक्की जानकारी नहीं है कि सुगौली संधि के आधिकारिक दस्तावेज उनके पास सुरक्षित हैं भी या नहीं। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय अभिलेखागार में संधि से जुड़ी कुछ कॉपियां तो हैं, लेकिन क्या वे असली और आधिकारिक हैं इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। अब ऐसे में देखिए दोस्तों, ना तो सबूत है ना कोई प्रूफ है नेपाल के पास, लेकिन फिर भी जबरदस्ती का भारतीय जमीन पर अपना दावा ठोकता है नेपाल। क्या इस पर आपकी राय दोस्तों? वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हरसिमरत कौर बादल से फोन पर बात की। न्यूज एजेंसी एनआई के मुताबिक पीएम मोदी ने सुखबीर सिंह बादल के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक गुरुद्वारे में हुए हमले में बादल घायल हो गए, उनके हाथ में चोट आई है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि शिरोमणि अकाली दल शियद प्रमुख और पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर कल यानी 13 अगस्त महाराष्ट्र के नांदेड़ में हमला हुआ। पुलिस ने बताया कि बादल पर एक गुरुद्वारे के पास हमला किया गया, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बता दें, चुनाव से पहले सीएम योगी की बड़ी तैयारी, महिलाओं को 50,000 देने का प्लान। तो अखिलेश ने कहा हम 40,000 से करेंगे शुरुआत।
दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने उससे पहले महिला वोटरों को साथ देने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार महिलाओं के लिए बड़ी आर्थिक सहायता वाली योजना लाने पर मंथन कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रस्तावित योजना के तहत महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने का विचार है। हालांकि अभी इसको लेकर सरकार की ओर से औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक 50 लाख महिलाओं को इस स्कीम से जोड़ने का प्लान है। चुनाव से पहले 20,000 की पहली किस्त अकाउंट में क्रेडिट होगी। सरकार बनने के बाद 10-10 हजार रुपए की 3 किस्तें दी जाएंगी। सरकार में योजना को लेकर मंथन शुरू हो गया है। चुनाव अगले साल जनवरी-फरवरी में हो सकते हैं और उससे पहले इसे लागू किया जा सकता है। दरअसल पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी की नजर अब यूपी पर है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए भेजे गए थे। उसी तर्ज पर यूपी में भी योजना शुरू करने की तैयारी है। वहीं योगी सरकार की इस योजना की चर्चा के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में इसे बीजेपी का एक जुमला बताया और लिखा, जैसा कि आप सामने अखिलेश यादव का ट्वीट देख पा रहे होंगे, लिखा कि सरकार के पास चुनाव जीतने के लिए पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि जिन राज्यों में महिलाओं को पैसे देने की घोषणा कर चुनाव जीता गया, वहां बाद में भुगतान को लेकर आनाकानी की गई और कुछ मामलों में पैसे वापस मांगने की कार्रवाई भी हुई। उन्होंने इसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। वहीं अखिलेश यादव ने अपनी ओर से भी ऐलान किया। उन्होंने लिखा कि हम 40,000 से करेंगे शुरुआत, जिसमें बढ़ोतरी होगी हर साल। यानी अखिलेश यादव ने संकेत दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए 40,000 रुपए से आर्थिक सहायता की शुरुआत की जाएगी और हर साल इसमें बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर वाकई में चुनाव से पहले यूपी में महिलाओं को इतने हजार रुपए 50-50 हजार रुपए देने लगी सरकार हर साल, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बहुत बड़ा और तगड़ा राजस्व का घाटा होगा सरकार को। ये बात भी माननी पड़ेगी। कोई भी घोषणा करने से पहले के परिणाम की चिंता अवश्य की जानी चाहिए। क्या है आपकी इस मुद्दे पर राय दोस्तों? क्या ऐसे राशि देना ठीक है? जो भी आपको लगता हो कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।